नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से माहौल पलटा और कहीं ना कहीं पूरी हवा पलट गई, पूरा चुनाव पलटा, सबको पता है, सबको मालूम है। जो चुनाव पूर्णतया कांग्रेस के हित में, कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा था, अंततः जब नतीजे सामने आए तो हर कोई स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया, चौकन्ना रह गया, क्योंकि पूरा परिणाम जो उम्मीद लगाई जा रही थी उससे विपरीत था। लेकिन अब सभी जानना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कौन सा वर्ग किस पार्टी के हित में गया। यानी कि जातिवार अगर बात की जाए तो एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़ों ने भी बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों को हैरानी में डाल दिया है, उनकी टेंशन बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं उनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी आखिर कमी कहां रही है, क्या कमी रही है जिसके चलते इन वर्गों के, इन समाजों के वोट हमसे खिसक गए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन कौन से वर्ग हैं, वो कौन कौन सी जातियां हैं जिनके वोट बैंक ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी हरियाणा प्रदेश में। और जो चुनाव कांग्रेस के हित में जा रहा था वो चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया और अंततः भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। जो कि एक हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो अलग नया इतिहास बीजेपी ने लगातार 3 बार सरकार बना के लिख डाला है। ऐसे में इन आंकड़ों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं वरिष्ठ संवाददाता, हरियाणा न्यूज 24 के मुख्य संपादक मुन्ना लांबा जी। लांबा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत। और जो जातीय आंकड़े सामने आए हैं, जो सर्वे सामने आया है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से वर्ग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि हरियाणा को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है पॉलिटिकल तौर पर, तो किस क्षेत्र में कौन से समाज ने किस पार्टी की लुटिया डबोई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लांबा जी से भी बातचीत करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये वोट जो है वर्गीकरण कैसे हुआ, इन वोटों का जातीय आंकड़ों के अनुसार बंटवारा कैसे हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको वो आंकड़े हम बता देते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे ब्राह्मण समाज की। सर्वे के अनुसार ब्राह्मण समाज का 51% वोट बैंक भाजपा को मिला, तो वहीं 31% ब्राह्मण समाज के वोट कांग्रेस की तरफ गए हैं। इसके बाद बात करेंगे पंजाबी खत्री समाज की, तो उसका 38% वोट बैंक बीजेपी के साथ गया, तो वहीं 18% वोट बैंक कांग्रेस को मिला। यानी कि खत्री समाज का एक तरफा सा रुझान बीजेपी के प्रति देखने को मिला। इसके बाद बात की जाए जाट समाज की। जाट जो वर्ग है उसका 28% ही वोट बैंक बीजेपी को मिल पाया, जबकि 53% जाट वोट बैंक कांग्रेस के साथ इस चुनाव में गया है। इसके बाद जाट समाज के अलावा जो अन्य स्वर्णिम जातियां, यानी कि जो उच्च जातियां हैं, उनका जो वोट बैंक है 59% बीजेपी के साथ गया, तो वहीं 22% उच्च जातियों का वोट बैंक जो है, जाट समाज के अलावा जो अन्य उच्च जातियां हैं उनका 22% वोट बैंक कांग्रेस के साथ गया है। इसके बाद बात की जाए गुज्जर समाज की, तो गुज्जर समाज का 37% वोट बैंक ही भाजपा को मिल पाया, तो वहीं 44% गुज्जर समाज का वोट बैंक कांग्रेस के साथ गया है। यादव समाज की बात की जाए, अहिरवाल क्षेत्र, जहां पर इस बार भी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया। चाहे अहिरवाल क्षेत्र में जादू किसी का चला हो, वो बीजेपी का जादू हो या फिर राव इंद्रजीत सिंह का जादू चला हो, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र में इस बार भी बीजेपी ने कमल खिलाने में कसर नहीं छोड़ी और यादव समाज का 62% वोट बैंक बीजेपी को मिला, तो वहीं 25% वोट बैंक ही कांग्रेस यादव समाज का लेने में सफल रही है, कामयाब रही है। इसके बाद बात करेंगे अन्य ओबीसी की, यानी कि यादव समाज के अलावा जो अन्य ओबीसी वर्ग में जो जातियां शामिल की जाती हैं, जिसमें सैनी समाज प्रमुख है, मैन है, उनका 47% वोट बैंक बीजेपी को मिला, तो वहीं 32% वोट बैंक पर हाथ फेरने में कांग्रेस भी कामयाब रही है। जाटो समाज जो कि दलित वर्ग में आता है, एससी समाज में जो है माना जाता है, एससी वोट बैंक में जाटो समाज को माना जाता है, 35% वोट बैंक बीजेपी को मिला, तो वहीं जाटो समाज का झुकाव जो है 50% कांग्रेस की तरफ देखने को मिला है। अब जाटो समाज के अलावा जो अन्य एससी
वोट बैंक रहा है, अन्य एससी जो वर्ग है उसकी जो अन्य जातियों का वोट बैंक है वो 45% भाजपा के साथ गया है, तो वहीं 33% अन्य एससी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को मिला है। मुस्लिम समाज की बात की जाए तो 7% वोट बैंक ही भाजपा ले पाई है, तो वहीं 59% वोट बैंक जो है वो मुस्लिम समाज का कांग्रेस को मिला है। वहीं सिख समाज की बात करें तो 21% वोट बैंक लेने में बीजेपी कामयाब रही, तो वहीं सिख समाज का 47% वोट बैंक कांग्रेस के साथ गया है। ये सर्वे के अनुसार जो जातिगत आंकड़े सामने आए हैं 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के, वो आपके सामने हैं। अब यहां देखने वाली बात यह है कि यादव समाज और जो अन्य ओबीसी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उनका रुझान भाजपा की तरफ गया, और यही कारण रहा कि ज्यादातर सीटों पर अहिरवाल क्षेत्र की और दक्षिण हरियाणा की कांग्रेस गवा बैठी, और यहां पर भाजपा जो है अपनी चौधर जमाने में तीसरी बार कामयाब रही। लम्हा साहब क्या कहेंगे, ये जो आंकड़े हैं क्या लगता है, ये जो ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, वर्गीकरण हुआ, बंटवारा हुआ, इसका फायदा ज्यादातर फायदा बीजेपी को, लेकिन कई समाज हैं, जैसे बात करें सिख समाज की, मुस्लिम समाज की, जाटव समाज की, इसके अलावा जाट वोट बैंक और गुज्जर वोट बैंक, इनका झुकाव कांग्रेस की तरफ था। क्या कारण रहा, कुछ समाज जो है कांग्रेस की तरफ झुके तो कई समाजों का एक तरफा झुकाव बीजेपी की तरफ देखने को मिला? जैसे यादव वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक है यादव, ओबीसी समाज का, लगभग बीजेपी की तरफ झुका है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई है जी। और हम मुस्लिम समाज की बात करें, बहुत बुरी तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, मात्र नाम मात्र वोट बैंक ही उनकी तरफ गया है, केवल 7%। 7% देख लो आप। तो इसमें अपने अपना फायदा, जो हर कास्ट है, हर बिरादरी कुछ न कुछ सोच के, लेकिन बीजेपी की तरफ हर जो बिरादरी हो वो झुकी है, कहीं ना कहीं चाहे थोड़ी झुकी हो चाहे ज़्यादा झुकी हो, इसलिए ये सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। अब बड़ी बात यह जो लामा साहब ने बताया कि यादव वोट बैंक जो बीजेपी की तरफ झुका, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ झुका, इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे वो पलवल की बात हो या फिर नू जिले की बात हो। नू जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नू आती हैं। तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही, और तीनों कांग्रेस के जो विधायक इस बार चुने गए हैं एक भारी भरकम अंतर के साथ उन्होंने बीजेपी को मात दी है। पलवल जिले की बात की जाए तो यहां पर भी 3 विधानसभा सीटें हैं। पहली सीट पलवल, दूसरी होडल और तीसरी हथीन। यहां पर हथीन सीट पर जो है कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही, तो वहीं 2 सीटों पर पलवल और होडल बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। अब अहिरवाल क्षेत्र की बात की जाए, 3 जिले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, तीनों जिलों की 11 विधानसभा सीटें, जिनमें से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई और मात्र 1 सीट नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ जिले की नांगल चौधरी सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा झुकाव बीजेपी की तरफ अहिरवाल क्षेत्र में। एक सीट भी गलती से चली गई, अवैध सिंह यादव और राव इंद्रजीत का कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से देख रहे हैं आप, ध्रुव विरोधी हैं। ध्रुव विरोधी 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो शायद ही राव इंद्र जी के जो सपोर्टर थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने शायद अभय सिंह यादव की बिल्कुल मदद नहीं, बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। नहीं तो सारी की सारी सीटें बीजेपी की जी हरियाणा क्षेत्र, मतलब पहले से ही प्लानिंग उन्होंने बना रखी थी, हमें कहीं नहीं जाना, बीजेपी की तरफ ही जाना है, और जाए भी क्यों ना। अहिरवाल समाज के लिए बीजेपी ने जैसे 10 साल में बातचीत, पानी की बातचीत करें, नहरों में 24 घंटे लबालब पानी रहता है, सड़कों की हालत देखिए, नौकरी देखिए, एम्स बना दिया, और भी बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं अहिरवाल क्षेत्र को। तो ये कहीं ना कहीं पीछे हमें आंदोलन है, उसमें भी अहिरवाल क्षेत्र ने कोई भागीदारी नहीं निभाई, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे वो ये अभी किसान आंदोलन, हाँ एमएसपी को लेकर बहुत 13 महीने तक चला, ये कभी भी इन्होंने कोई इसमें भागीदारी नहीं निभाई। ये अक्सर बीजेपी के साथ होता है और बीजेपी को सही मानता है ये जो समाज बताते हैं यादव समाज। अब नंबर साहब बड़ी बात है, भिवानी जिले की बात हो, चरखी दादरी जिले की बात हो, जाट बाहुल्य इलाका माना जाता है, दोनों जिलों की मिलाकर 6 सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस के खाते में गई, बाकी 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, चाहे चरखी दादरी हो, बाडड़ा हो, भिवानी हो, भवानी खेड़ा हो, तोसाम हो। सभी सीटों पर बीजेपी भगवा लहराने में कामयाब रही, कमल खिलाने में कामयाब रही, लोहारू को छोड़कर। और लोहारू की सीट भी मात्र 792 वोटों के अंतर से कांग्रेस जीती है, मात्र 792 वोट। बड़ी जो है तड़ातड़ी का माहौल रहा, यानी कि बड़ा गर्मा गर्मी का चुनाव रहा और बड़ा क्लोज फाइट रही है लोहारू पर भी। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, ये जाट बाहुल्य इलाके और जाट वोट बैंक, वैसे तो मध्य हरियाणा के जाटों की बात की जाए कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस की तरफ झुकाव था, लेकिन इधर के जो जाट हैं वो बीजेपी के साथ थे, इसका क्या कारण रहा प्रमुख?
देखो ये नहीं है सभी जाट कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। हाँ, उधर कोसली सोनीपत ये क्षेत्र जरूर हुड्डा का गढ़ बताते हैं, लेकिन हम यहाँ आपकी बार ये पहली बार चौंकाने वाले आंकड़े जी। नहीं तो जाट कह रहे थे कि सीधा कांग्रेस के साथ कांग्रेस को वोट दे रहा, लेकिन अब की बार पहली बार 28% जाटों ने वोट दिए और बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें बीजेपी को जिताई हैं। किरण चौधरी का मानते हैं कि कुछ प्रभाव पड़ा है बीजेपी में आने से, चाहे भिवानी जिले की बात हो, चरखी दादरी जिले की बात हो, कितना प्रभाव आप मानते हैं भाई किरण चौधरी अगर भाजपा में आए तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा है इन सीटों? हाँ, प्रभाव तो सीटों पे पड़ा है। किरण चौधरी का वजूद तो अच्छा खासा है, चाहे वो नागल चौधरी में लगाओ, चाहे अटेली में लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, अच्छा खासा लोकसभा में अच्छी पकड़ है। 5,000, 7,000, 2,000, 4,000, 3,000 इधर उधर वोट आराम से करवा सकती हैं किरण चौधरी जी। अच्छा खासा प्रभाव जरूर है और उन्होंने सारी सीटें जिताई भी हैं जो भी इनको सीटें मिली है, लेकिन कांग्रेस को अब भी हजम नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस सदमे में है, शोक्ड है। अब उनकी कमेटी आ रही है, वो हरियाणा में कौन कमेटी क्या गठित करके किसको भेज रहे हैं। हुड्डा साहब को आज राहुल गांधी ने फटकार लगाई है, लेकिन जहाँ तक हो बीजेपी भी कहीं ना कहीं सोचने पे जरूर सोच रही होगी कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स, इतनी अच्छी खासी जनता हमें जनादेश देगी, तो बीजेपी ने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन यादव वोट की इन्होंने तारीफ करनी चाहिए और यादव वोट ने जो सोचा था उससे बढ़ के बम्पर। तो क्या मानते हैं जो इंद्रजीत की सीएम की मांग है लंबे समय से करे, चुनाव से पहले भी वो बीजेपी के प्रति दहाड़ते रहे हैं, लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से सरकार का रास्ता खुलेगा और दक्षिण हरियाणा को इस बार बड़ा जो है ओहदा मिलने वाला है। इंद्रजीत को मंत्री पद दे रखा है, अब वो सीएम का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो प्रेशर बना के अपनी बेटी को मंत्री के लिए जरूर कहीं कहीं सुनने में आ रहा आरती राव को डिप्टी सीएम के लिए प्रयास राव इंद्रजीत सिंह दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपनी बेटी को डिप्टी सीएम तक ले जा सकते हैं। कहा जा रहा है, चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि आरती राव को डिप्टी सीएम से छोटा पद राव इंद्रजीत सिंह स्वीकार नहीं करेंगे। देखो उन्होंने सीटें उन्होंने दी थी सारी जीते भी हैं और अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत का दबदबा था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये एक मुख्य कारण है। हम लोगों के बीच जाते पूछते हैं अपने कार्यकर्ता के लिए वो मरने मारने को तैयार रहती है 24 घंटे, और जब भी भाषण में कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता को ऊपर रखा जाएगा, भाई मैं आपकी इसलिए मदद कर रहा हूँ, खुले सभाओं में ये बोलते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं अपने कार्यकर्ता को। वो काम सार्वजनिक हो या ना हो, लेकिन कार्यकर्ता को सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए वो 8 सीटें जीते। आज अहिरवाल में राव इंद्र के साथ 8 सीटें हैं, तो हम तो अभी आपने जो आंकड़े पेश किए वो जनता देख रही है। बिल्कुल, मैं चलते चलते फिर और बता देता हूं, एक बार आंकड़ों की नजर डाली जाए तो ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो ब्राह्मण समाज का 51% वोट बैंक बीजेपी को मिला और 31% कांग्रेस को, यानी कि ब्राह्मण समाज का झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। पंजाबी खत्री समाज की बात की जाए तो 68% वोट बैंक भाजपा को और 18% कांग्रेस को, यानी कि पंजाबी खत्री समाज का झुकाव भी बीजेपी की तरफ रहा है। जाट समाज की बात की जाए 28% वोट बैंक बीजेपी की तरफ, तो वही 53% कांग्रेस को मिला है, यानी कि जाट समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा। अन्य जो उच्च जातियां हैं, जो अपर कास्ट हैं, उनमें से 59% जो है वोट बैंक बीजेपी को मिला है, तो वही 22% वोट बैंक कांग्रेस को मिला, यानी कि अन्य जो स्वर्णिम जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, उनका झुकाव भी बीजेपी की तरफ रहा है। गुर्जर समाज की बात की जाए 37% वोट बैंक बीजेपी को, तो 44% वोट बैंक कांग्रेस को, यानी कि गुर्जर समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा था। यादव समाज में 62% वोट बैंक बीजेपी को, तो वहीं 25% कांग्रेस को मिला, यानी कि यादव समाज पिछले लंबे समय से 3 चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो चुके, 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया है यादव समाज। जो अन्य ओबीसी जातियां बच गई, जो अन्य ओबीसी वर्ग बचा है, जो अन्य ओबीसी वोट बैंक है, उसमें 47% भाजपा को मिला, तो वहीं 32% कांग्रेस को, यानी कि अन्य ओबीसी वोट बैंक का झुकाव भी बीजेपी की तरफ रहा है। जाटो समाज की बात की जाए जो कि एससी वोट बैंक में माना जाता है, 35% बीजेपी को, 50% कांग्रेस को, यानी कि जाटो समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा देखने को मिला इस चुनाव में। अन्य जो एससी वोट बैंक बचा है, अन्य जो एससी कास्ट बची हैं, उनका जो झुकाव है वो 45% भाजपा की तरफ और 33% कांग्रेस की तरफ था, यानी कि अन्य जो एससी कास्ट हैं, एससी वोट बैंक है, वो 45% बीजेपी की तरफ ज्यादा था। मुस्लिम समाज की बात की जाए तो यहां पर 59% कांग्रेस को, तो 7% भाजपा को, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ गया है। वहीं सिख समाज 21% बीजेपी, तो 47% कांग्रेस, यानी कि सिख समाज का जो झुकाव है वो भी कांग्रेस की तरफ। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए जो अन्य एससी वोट बैंक है
उसमें सेंध हमारी भाजपा करने में कामयाब रही। जो ओबीसी वोट बैंक है उसमें पूर्णतया सेंध हमारी करने में भाजपा कामयाब रही है। यादव वोट बैंक भी ओबीसी वोट बैंक में ही आता है, तो वहां पर भी बीजेपी ने बड़ी सेंध हमारी की है, बड़ा ही चोट जो है कांग्रेस को पहुंचाई है। तो वही अन्य जो स्वर्णिम जातियां हैं वहां पर भाजपा ने जो है बड़ा वोटों का ध्रुवीकरण किया, बड़ा पलड़ा जो है अपनी तरफ झुकाया। वही पंजाबी खत्री समाज, ब्राह्मण समाज, इनका झुकाव भी बीजेपी की तरफ रहा और यही कारण रहा कि भाजपा तीसरी बार फुल बहुमत के साथ और अब तक की रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है। ये जो जातीय आंकड़े सर्वे के अनुसार हमारे सामने आए, हालांकि सर्वे जो है चुनाव से पहले हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े इस सर्वे के हम देखते हैं तो उनका मिलान करने के बाद इस चुनाव के ऊपर ये सटीक बैठते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो चुनाव पूर्णतया कांग्रेस की तरफ तुला हुआ, झुका हुआ माना जा रहा था, वो चुनाव अचानक से बीजेपी के खाते में जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगता है। और अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी खामियां ढूंढने के लिए दोबारा हरियाणा के मैदान में उतरने के प्रयास में नजर आ रही है। मुन्ना लामा जी के साथ हमने जो विस्तार से चर्चा की, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।